नमस्कार दोस्तों, आपका एलएबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार आज यूपी ट्रिपल सी पेट का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत आया हूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदी बाड़ा मिलता है। और अगर स्पीड आपको स्लो लग रही है तो स्पीड आप बढ़ा करके भी देख सकते हैं। पहला है रोपड़, दूसरा ऑप्शन है बी लोथल, बालाकोट, सुरकुर्ता। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। वैदिक काल में चिनाब नदी किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। पहला परसृणी, वितस्ता, अस्किनी, शतुद्रणी। तो चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, ये आप बताइए। दूसरे का आंसर दीजिए। तो अस्किनी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सारनाथ, राजगृह, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तीसरे का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए। पहला जो है प्रवचन यानी पहला उपदेश दिया था सारनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, ये आपको बताना है। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, ये आपको बताना है। पहला अग्रमीज, अमित्रघात, अमित्रो, चेडस, सेंड्रो, कोटस। तो चौथे का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोटस कहा गया है, यानी चौथे को हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने सिद्ध किया था? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? पहला ऑप्शन है भारवी, दूसरा ऑप्शन है वारामिहिर, आर्यभट्ट या ब्रह्मपुत्र। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका पाँचवें का? तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा बी। वारामिहिर ने कहा था कि पृथ्वी जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी बाद में इसको केपलर के सिद्धांत से आप जानते हैं। तो इन्होंने वारामिहिर ने कहा था। और आर्यभट्ट हैं, इन्होंने जो है किसका मान बताया था? पाई का मान बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? यानी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था? अब देखो, जब होम रूल आंदोलन चल रहा था 1916 में, तो वहाँ पर स्वराज का मांग चल रही थी। लेकिन जब 1929 हुआ कि 1929 के आते आते जब तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया था और किस अधिवेशन में? पहला ऑप्शन लेते हैं नागपुर अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन गया अधिवेशन, चौथा ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन। तो छठे का आंसर दीजिए। छठे क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। रावी नदी के तट के किनारे इसी समय इन्होंने जो है तिरंगा फहराया था और तभी से जो है 26 जनवरी को पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने की परिकल्पना की गई थी कि आज से हम आज़ाद हैं और हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को और हमारा संविधान 26 नवंबर को बन गया, तो फिर ये हुआ कि संविधान का कुछ हिस्सा जो रोक करके रखा गया और ये जो है पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसी तारीख यादगार तारीख की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया, ये आपको बताना है। किस वायसराय के समय पारित हुआ? पहला ऑप्शन है कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो सातवें का आंसर दीजिए। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ, आपको बताना है। कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो सातवें का आंसर दीजिए। तो सातवें हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक रहा और इसी ने
आप बताइएगा किस सन में जो है लॉर्ड कर्जन ने जो है ये प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया था। आप सन बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज आंदोलन का लक्ष्य क्या था? आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है और इसको छोटा करता हूँ मैं। हाँ देखता हूँ, हाँ आ गया। हाँ, अब एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, भारतीय जनता को शिक्षित करना। बताइए 8 में क्या हो जाएगा? तो एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन चल रहा था उसमें स्वराज का मतलब है भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। तो स्वराज का मतलब ये नहीं होता कि पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्र कर दो। कुछ जैसे विदेशी मामले आप रखो, लेकिन जो अंदर के मामले हैं, जो अंदरूनी मामले हैं उनको भारतीयों को दे दो। तो यानी 8 में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र लहड़ी, सचिन सन्याल, सूर्यसेन। तो 9वें का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो सूर्यसेन है इसका आंसर हो जाएगा 9वें का, डी ऑप्शन सूर्यसेन। और आपको अगर स्पीड स्लो लग रही है तो इसको 1 to 5 में देख लीजिएगा। अगला है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10वें का आंसर दीजिए। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ? तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। अब इसमें पराजित होने का कारण यही था कि उसके जो कुछ रिश्तेदार थे, जैसे उसकी मौसी घसीटी बेगम थी और उसका जो मंत्री था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से मिल गया था। और जब अंग्रेज़ों से मिल गए थे तो सेना को मीर जाफ़र ने आक्रमण करने का आदेश ही नहीं दिया। और लेकिन सिराजुद्दौला की तरफ से दो वीर सरदार लड़े थे। एक का मदन मोहन, एक मोहनलाल और एक और थे, उन्होंने लड़े थे, लेकिन फिर भी वो मारे गए। इस तरह से जो है सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में मारा गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जर्मनी के सहयोग से, क्या है? जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है? 11 का आंसर आप बताइए। तो पहला है भिलाई ऑप्शन, दूसरा है राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर। तो 11 का आंसर दीजिए। तो 11 हो जाएगा बी, राउरकेला। जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? राउरकेला की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या मैचिंग का है, देख लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा इधर था। अब है आपको बताना है, कुछ चैनल है और उनके स्थान है, कौन चैनल किस स्थान को जोड़ता है ये आपको बताना है। पहला है 8 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 9 डिग्री, 10 डिग्री, दक्कन पास। कौन किसको जोड़ता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य। दूसरा मालदीव या मिनिकॉय स्थान है, लिटिल अंडमान व कार निकोबार क्या, और लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान। तो बताइए 12 क्या हो जाएगा? तो देखिए 8 डिग्री किसको जोड़ता है? तो 8 डिग्री जो है मालदीव से मिनिकॉय को जोड़ता है। अब देखो 8 में डबल माह है, तो हमेशा याद रखो 8 जब भी आएगा तो 2 बार मालदीव मिनिकॉय, ऐसे याद रखो। फिर 9 डिग्री तो मिनिकॉय लक्ष्य, तो 3 का स्क्वायर, यानी जो है इसको ऐसे याद करिए, मिनिकॉय और लक्ष्य 9 में होगा। 9 लोगों का लक्ष्य है, 9 लोग मिलकर लक्ष्य बनाएंगे, तो 9 डिग्री का हो जाएगा ये पहला। 8 डिग्री का ये हो जाएगा। अब 10 डिग्री क्या है? तो 10 डिग्री क्या है? लघु अंडमान तथा दक्षिण अंडमान के बीच, यानी ये चौथा हो जाएगा। दक्कन पास क्या है? लिटिल अंडमान व कार निकोबार, यानी ये हो जाएगा। यानी 12 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गुजरात के सबसे
सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है, ये आपको बताना है कितने घंटे का अंतर है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या 30 मिनट का। बताइए 13 का क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर गुजरात, ये गुजरात है, इधर गुजरात है और ये इधर जो है अरुणाचल प्रदेश, लगभग ये यहाँ इधर अरुणाचल प्रदेश है 7 सिस्टर में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने घंटे का कितने मिनट का अंतर है, ये आपको बताना है। तो बताइए 13 का क्या हो जाएगा, 13 का बी, यानी 2 घंटे का अंतर है। यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी गांव है उसी कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। अगला देखते हैं और फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये गुजरात है, गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी बिंदु को जो है गौरमोता बोलते हैं। इधर इस वाले पूर्वी बिंदु को किबतू बोलते हैं। और फिर इंद्राकौल, इंद्राकौल दक्षिणी, यहाँ पे दक्षिणी बिंदु को, भारत का दक्षिणी बिंदु इंद्राकौल है और ऊपर इंदिरा पॉइंट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखो पूरा ये भारत का नक्शा है। पश्चिमी बिंदु को गौरमोता बोलते हैं, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में, और पूर्वी बिंदु को किबतू बोलते हैं। दक्षिणी बिंदु को जो है इंद्राकौल बोलते हैं और ऊपरी वाले बिंदु को नॉर्थ में जो है उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बताना है जनसंख्या घनत्व से है, जो जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य का कितना है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दिल्ली का कितना है, ये आपको बताना है। और उत्तर प्रदेश का कितना है, मिजोरम कितना है, केरल का कितना है, ये आपको बताना है। किसका जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, यानी 14 का पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे, तो देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शन है। तो पहले का हो जाएगा दिल्ली का हो जाएगा डी, 11,320 किलोमीटर 20 जो है व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। और दूसरा उत्तर प्रदेश का 829 है। केरल का कितना है, 868 है। मिजोरम का 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो यानी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता संस्कृति, समरसता एवं एकता की है। अभी आपको बताना, निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है। पहला ऑप्शन है अर्ध सघन अधिवास, पूर्वा अर्ध छिटपुट अधिवास। तो 15 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा पूर्वा जो है उसकी विशेषता है कि अधिवास प्रकारों में से समरसता एकता, मतलब जो पूर्वे होते हैं गांव के छोटे मोटे कस्बे, छोटा जो बस्तियां होती हैं, वहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हमेशा एक दूसरे सपोर्ट और एकता में यूनिटी में रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रक उपाय नहीं है। अब देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। न्यूनतम सीमा अंतराल, साख राशनिंग, परिवर्तनीय कोष अनुपात, प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो 16 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 16 का जो है नहीं को ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी नहीं आ जाए तो आप नहीं को अंडरलाइन करिएगा। तो इसको हो जाएगा सी, परिवर्तनीय कोष अनुपात। ये जो है ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है सारी केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख का जो है प्रयोग हैं, उसके उपाय हैं, बाकी ये नहीं है। आगे है वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। अब 2021-22 में जीडीपी में जो है राजकोषीय घाटा कितना है, आपको बताना है।
पहला ऑप्शन लेते हैं 3.4%, 4.6%, 6.8%, 5.8%। तो 17 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो जीडीपी में राजकोषीय घाटा कितना है, यानी जो है 6.8% है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई। केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है आपको बताना है। पहला 1500 करोड़, दूसरा 1400 करोड़, 1300 करोड़, 1200 करोड़। तो 18 बताइए क्या हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा बी, 1400 करोड़ जो है, जो 2021-22 का बजट है उसमें केन बेतवा परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। अब देखिए अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहअस्तित्व, उद्योगों एवं कृषि एक साथ वृद्धि, उद्योग और कृषि का एक साथ वृद्धि, शहरी और ग्रामीण उद्योग का सहअस्तित्व, दो अर्थव्यवस्थाओं का एक मेल। तो बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों उद्योगों का अस्तित्व देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। पहला है कीमती खनिज, दलहन, बागवानी और शहद, आलू उत्पाद। तो बताइएगा स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो जो स्वर्ण क्रांति होती है वो जो है कीमती खनिज से उत्पादित है। तो ये हो जाएगा, ये 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब गोल्ड क्रांति जो होती है आलू उत्पादन से संबंधित होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ऊपर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है ये आपको बताना है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देश्य का 7वीं अनुसूची। तो बताइए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपके कहाँ से हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 ए तक हैं। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो मूल अधिकार हमारे जो है संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है हमारे मूल अधिकार हैं। प्रेम्बल उद्देश्य का जो आप जानते हैं 7वीं अनुसूची, ये भी। तो 21 का आंसर दीजिए क्या है। तो लोक यानी राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन सा अनुच्छेद है। तो ये आपको ये बताना है, जो प्रकृति का पर्यावरण है उसका संरक्षण और संवर्धन किस अनुच्छेद के तहत करेंगे ये आपको बताना है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 21 तो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 51 का है यानी मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और स्वर्ण सिंह की कमेटी से जोड़े गए। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल है। इसका 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 22 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सहकारिता आयोग में कौन सदस्य शामिल थे ये आपको बताना है। केंद्र राज्य संबंध में जो है कौन कौन लोग शामिल थे ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया। हाँ अब देख लेते हैं। पहला HR गोखले, B शिवरमन, SR सेन, VP साठे। आपको बताना पहला और चौथा होगा। B ऑप्शन दूसरा या तीसरा होगा। C ऑप्शन पहला दूसरा चौथा होगा। D ऑप्शन 1 2 3 4 सभी होंगे। तो बताइए 23 का क्या हो जाएगा आंसर।
23 का मतलब जो है ये बी शिवरमन भी थे केंद्र सहकारी आयोग में, और HR सेठी भी थे। कौन से थे? HR सेठी भी थे। तो यानी बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर सही है। आगे लेते हैं। भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय प्रारंभ माना जाता है? तो बताइए, भारत में आधुनिक जिला प्रशासन, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसके समय चालू हुआ था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मॉन्टेग्यू, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी। ये आपको बताना है किसके समय हुआ था। तो 24 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 24 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी यानी वारेन हेस्टिंग के समय में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था। यही समय जो है माना जाता है कि जो जिला प्रशासन है इसी समय प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1862, 1872, 1869, 1762। तो 25 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? 25 का आंसर दीजिए। तो 1862 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको बताना है ग्रेविटी का सिद्धांत जो है किसने दिया था। पहला ऑप्शन चार्ल्स न्यूटन, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स बैबेज, तीसरा ऑप्शन आइजक न्यूटन, जॉन एडम्सन। तो 26 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो आइजक न्यूटन है, इन्होंने जो है ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था, यानी जो है इन्होंने बताया था कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आती है, और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम दिए थे। क्या? पहला, यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य न लगाया जाए। दूसरा नियम, उन्होंने बल की परिभाषा दी थी कि किसी यानी F = ma इन्होंने बताया था। F = ma यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा नियम इन्होंने जो दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था, यानी जो है एक वस्तु पर जितनी क्रिया की जाती है उतना ही वो वस्तु प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर स्पीड स्लो है तो इसको स्पीड और बढ़ा लीजिएगा, और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? जो सबसे तन्य धातु है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सोना है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, आयरन है। बताइए सबसे अधिक जो तन्य धातु है कौन सी है? सोना है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, आयरन है। तो 27 का आंसर दीजिए। 27 सबसे अधिक तन्य धातु, तो सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। ये ऑप्शन सही होगा। और देखो जो ये चांदी है, चांदी में जो है सबसे अच्छी विद्युत सुचालक होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है चांदी की उपलब्धता नहीं है कि उसको प्रयोग में लाया जा सके। तो इसलिए जो है जो तार बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। जब निषेचन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। क्या है? अंडाशय, रोगाणु कोशिका, युग्मज, युग्मनज। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। तो 28 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो जब निषेचन होता है तो युग्मनज जायगोट बनता है, यानी 28 का हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पेप्टाइडोग्लाइकेन की एकल इकाई बनी होती है। अभी इस एकल इकाई किसकी बनी होती है आपको बताना है। जैसे है फ्रक्टोज, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन N एसिटाइल ग्लूसेमिक अम्ल,
डी ऑप्शन एमिनो एसिड तथा शर्करा। तो 29 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। तो पेप्टा ग्लाइकेन की एकल कोशिका बनी होती है, एमिनो एसिड तथा शर्करा से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, ये आपको बताना है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा तंत्रिका कोशिका, और सी ऑप्शन हृदय कोशिका, डी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। तो 30 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद नहीं है। जो संधि विच्छेद नहीं है ये आपको बताना है। नहीं शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी गलत मत करिएगा। नहीं को अंडरलाइन कर लिया करिएगा। नहीं, जैसे स्व प्लस वलंबन, क्या जो है 31 का पहला ए ऑप्शन सही होगा, या हिम प्लस आच्छित हिमाच्छादित, आत्मा प्लस अवलंबन आत्मावलंबन, वधु प्लस वधूपालभ। तो बताइए 31 का क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं संधियाँ आपके 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के जो भी 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और यण। जो है 5 संधि जो है होती हैं, किसकी होती हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं। फिलहाल 31 का क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 का ए हो जाएगा। कौन सा जो है संधि विच्छेद सही नहीं है, तो स्वावलंबन गलत लिखा है, बाकी सब सही है। आगे लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है। जो यानी एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उसका विलोम है, और जो सही नहीं है यानी अशुद्ध है, अशुद्ध को आपको बताना है। अनभिज्ञ का विलोम क्या बहुग होता है, बी ऑप्शन। अपेक्षित का क्या विलोम अनापेक्षित होता है, सी ऑप्शन। अनुरक्त का विलोम क्या विरक्ति होता है, डी ऑप्शन। उधम का विलोम क्या उत्तम होता है। 32 का बताइए क्या हो जाएगा। तो 32 का अभिज्ञ का बहुज्ञ नहीं होता, तो यानी 32 का ए ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सारे सही हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लीन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। लीन शब्द का पर्यायवाची क्या है ये आप बताइए। लीन शब्द का पर्यायवाची पहला है विमुख है, विष है, विवश है, वियोग है। 33 का बताइए क्या हो जाएगा। लीन शब्द का पर्यायवाची तो लीन है, लीन मतलब विमुग्ध है, यानी 33 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। युद्ध करने के लिए प्रबल इच्छा उचित शब्द क्या होगा, तो आपको बताना है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन युयुत्सु, यशस्वी, यथाशक्ति, युयुत्सा। 34 का बताइए क्या हो जाएगा। तो युयुत्सा यानी युद्ध करने, डी ऑप्शन हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। अर्ध शब्द का अर्थ मूल्य है, तो अर्ध शब्द का अर्थ क्या है। अर्ध शब्द का अर्थ मूल्य है, तो अर्ध शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पूजनीय, बी ऑप्शन है ना करने योग्य, सी ऑप्शन खजाना, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 35 का हो जाएगा पूजनीय। अर्ध शब्द का अर्थ मूल्य है, तो अर्ध है शब्द का अर्थ होता है पूजनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 36 से लेकर के 40 तक एक पैसेज है, उसमें पैसेज को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। पहला है महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, इसीलिए राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका का योगदान को पूरी तरह सही और परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। समूची सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आंदोलन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक
का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक विकास कहा जा सकता है। वस्तुतः राष्ट्र निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो सुव्यवस्थित रूप से तैयार की गई विकास नीतियों के रूप में राजनीतिक इच्छा को रेखांकित करती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करके सके। इसके लिए आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक बुनियादी ढांचों का होना बहुत जरूरी है। जनता की खुशहाली तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके मानव विकास का मूलभूत लक्ष्य हमारी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अत्यंत आवश्यक अंग है। इसको एक बार पैसेज को 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा आप, और फिर देखते हैं अब क्वेश्चन इस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला है खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब को बताना खुशहाली शब्द को पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन संपन्नता, बी ऑप्शन समृद्धि, सी ऑप्शन क्षोभ, डी ऑप्शन समृद्धता। तो 36 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो खुशहाली शब्द का जो है क्षोभ गलत है, यानी नहीं शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्षोभ गलत है, बाकी सब सही है। खुशहाली का संपन्नता भी होता है, समृद्धि भी होता है, समृद्धता भी होता है। अगला है रेखांकित शब्द में संधि आपको बताना है। जो रेखांकित शब्द है उसमें संधि आपको बताना है। अब देख लेते हैं रेखांकित शब्द कहाँ था। अच्छा, रेखांकित शब्द तो यहाँ मिल नहीं रहा और शायद ये इसमें प्रिंट नहीं हुआ है। तो फिलहाल 37 में रेखांकित शब्द कौन है ये नहीं पता चल रहा है, उसके लिए सॉरी। फिलहाल इसका आंसर जो है दीर्घ संधि है, और रेखांकित क्या है ये नहीं पता। आगे है शैक्षिक शब्द में प्रत्यय क्या है। अब प्रत्यय और उपसर्ग 2 होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद लगते हैं। तो शैक्षिक में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। पहला ऑप्शन का प्रत्यय है, दूसरा बी ऑप्शन इक प्रत्यय है, छिक प्रत्यय है, छक प्रत्यय है। 38 का आंसर दीजिए। तो शैक्षिक में इक प्रत्यय यानी 38 का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जटिल शब्द का विलोम क्या है? जटिल का आपको विलोम बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। जटिल का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है ए रूढ़, बी ऑप्शन है मुश्किल, सी ऑप्शन कठिन, डी ऑप्शन सरल। तो 39 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? जटिल। जटिल का आंसर हो जाएगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और कोई त्रुटि रह जाती है या कुछ और कैसे वर्क करना है बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं। और आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। अब देखो शीर्षक या तो गद्यांश के शुरुआत में मिल जाएगा, या हो सकता है कि लास्ट की वाली लाइनों में मिल जाएगा। पहला देश की आबादी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन महिला सशक्तिकरण, सी ऑप्शन राष्ट्र का विकास, राजनीतिक और सामाजिक विकास। तो 40 का क्या हो जाएगा ये आप बताना है। तो महिला सशक्तिकरण है ये पूरा पैसेज, उसी पे आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक उत्तर देना है। और ये भी एक पैसेज है, इसको पढ़ लेते हैं और आप भी इसको पढ़िएगा। अभी भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि आधुनिक कही जाने वाली आज की दुनिया आखिर कैसे संचालित हो रही है। हालांकि हर एक देश के पास इसकी कोई ना कोई आधिकारिक व्याख्या जरूर होगी कि वे कैसे और किन संदर्भों में आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में मेरा कहना है कि आधुनिकता की राह पर बढ़ने के लिए समाज को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेशक आज हर कोई मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन आधुनिकता की राह उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वह मानी जाती है। इसीलिए मैं यह बात बार बार कहता हूँ कि पश्चिमी समाज कभी कभी आधुनिक नहीं रहे। पश्चिम के पास एकमात्र उल्लेखनीय चीज़ है साइंस, जिसमें उसने तरक्की की, लेकिन जिन साइंटिस्टों के बलबूते वहाँ आधुनिकता का परचम लहराया जाता है, खुद वे साइंटिस्ट अपने कल्चर में उलझे रहते हैं। उनका यह कल्चर आधुनिकता का झंडा बरदार नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता
कि उनके कल्चर पर दूसरी संस्कृतियों और लोकचारों का असर नहीं हुआ। अगर यह असर हुआ है तो सिर्फ वही आधुनिक क्यों कहे जाएं। अब हमने पैसेज पढ़ा, आप भी एक दो बार इसको पढ़िएगा। पहला है क्वेश्चन, आज। आज शब्द क्या है? आज तद्भव है कि तत्सम है, ये आपको बताना है। आज शब्द क्या है? चलिए, पहला ऑप्शन है तत्सम है, दूसरा ऑप्शन तद्भव है, क्या है, और तीसरा ऑप्शन है देशज है, और डी ऑप्शन है विदेशज है। तो 41 का आंसर बताइए। 41 का क्या हो जाएगा? आज। आज जो है तद्भव शब्द है। अब तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, हूबहू आज भी वैसे प्रयोग हो रहे हैं, वो जो है कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द कौन है? जो शब्द संस्कृत के थे और उनमें परिवर्तन हो गया और आज वो प्रचलन में है, वो तद्भव शब्द हैं। देशज कौन से शब्द हैं? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज जो शब्द विदेश से आए उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। आगे है राह का पर्यायवाची आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 42, राह का पर्यायवाची। पहला ऑप्शन पथ, दूसरा ऑप्शन मग, बटोही, आधुनिक, मार्ग। तो 42 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 42 का हो जाएगा यानी बटोही हो जाएगा। राह का पर्याय, सॉरी नहीं है, देखो मैं भी नहीं देख पाया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं को ध्यान रखिएगा। तो राह का पर्यायवाची नहीं है तो बटोही मतलब होता है यात्री। बाकी ये पथ, मग और मार्ग ये सारे जो है राह के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द जरूर ध्यान दीजिएगा। आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पुरातन, पाश्चात्य, प्राचीन, प्राकृतिक। तो आपको बताइए 43 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन है? जो विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है उसको आपको बताना है। 44, पहला ऑप्शन है बेशक, उल्लेख, मॉडर्न, लोकाचार। तो 44 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? विदेशी उपसर्ग से बना जो शब्द है उसी को आपको ढूंढना है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बेशक हो जाएगा, यानी 44 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? आधुनिक शब्द में जो मूल शब्द है और प्रत्यय क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अधुना और इक, दूसरा ऑप्शन है धुन और इक, तीसरा ऑप्शन है अधुना और इक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो अधुना और इक, यानी अधुना जो है मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय इक लगा दिया जाए तो आधुनिक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 46 से 48 तक जो है पैसेज है, उसको पैसेज को आप भी पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूँ और इससे आधारित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 31, 1573 ओके 3000 horsemen of the Imperial Mughal army pushed at the bank of the Sabarmati. The rebels they were after lay just beyond the Solon river, but the soldiers were exhausted. They had traveled 96 kilometers of difficult terrain in 9 days, riding almost continuously. Suddenly a warrior on the chestnut charger plunged into the raging torrent. As man and horse struggled on the opposite bank, the thrill ran through army. It was Emperor Jalaluddin Akbar with a roar. The soldiers followed him across, and within 2 days they had put down the rebellion so thoroughly
क्रोली डेट गुजरात remained in Mughal hand for the next 185 years। तो ये पैसेज है, पैसेज को आप पढ़िएगा, फिर इस पैसेज के आधार पे क्वेश्चन है, आपको बताना है। द रेबल वर कैंप्ड, तो कहाँ पर उन्होंने कैंप लगा रखा था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साबरमती आश्रम, गुजरात और ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, इन द एम्परर ऑफ मुगल कोर्ट। तो 46 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो जो रिबेलियन थे वो लोग कहाँ अपना कैंप लगा रखे थे, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑन द बैंक ऑफ साबरमती, यानी 46 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मुगल सोल्जर्स डोंट क्रॉस द रिवर बिकॉज, अब वो रिवर क्यों नहीं क्रॉस कर रहे थे, उनके सामने क्या समस्या थी, ये आपको बताना है। पहला दे वर क्राउड, बी ऑप्शन है दे वर वेटिंग फॉर द किंग टू अराइव, सी ऑप्शन है दे हैड जॉइन हैंड विथ द रिबल्स, डी ऑप्शन है दे वर टायर्ड आफ्टर आ डिफ़िकल्ट जर्नी। तो 47 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। 47 का आंसर हो जाएगा डी, दे वर टायर्ड आफ्टर डिफ़िकल्ट जर्नी, वो बहुत कठिन जो है जर्नी करके आए थे, इसलिए जो है क्या क्रॉस नहीं करना चाहते थे साबरमती को। आगे क्वेश्चन नंबर है 48। अटैक ऑन द रेबल टर्न आउट टू बी, अब इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं 48 का। ए डिसमल फेल्योर, और फिर ऑफ द नो पार्टिकुलर सिग्निफिकेंस, सी ऑप्शन है ए ग्रांड सक्सेस, डी ऑप्शन है एन ऑर्डिनरी अफेयर। तो 48 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। तो 48 का हो जाएगा सी, आ ग्रांड सक्सेस, तो यानी 48 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। आपको साइनोमियंस बताना है। गिव द साइनोमियंस ऑफ द फॉलोइंग, और विच विंग, तो इसका साइनोमियंस आप बताइए क्या है। पहला ऑप्शन है एमनेस्टी, ऑप्टिज्म, न्यू सीटिंग, टेंटेलेजिंग। 49 का आंसर आप बताइए, क्या हो जाएगा। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, टेंटलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 50। गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आपको एंटोनियम्स बताना है, यानी अपोजिट विलोम बताना है। लेसिट्यूड, पहला ऑप्शन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन है एलिजिटी, और डी ऑप्शन है प्लेन। तो 50 का आंसर आप बताइए, क्या हो जाएगा। 50, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, एजिलिटी। 50 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ द बोम्स जीसस किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। बेसिलिका ऑफ बोम्स जीसस किस राज्य में ही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, केरल। बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गोवा में स्थित है, यानी 51 का बी आंसर सही है। बेसिलिका ऑफ बोम्स जीसस किस राज्य में है, गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है। अब नहीं पर का ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ध्यान देते हैं, पूरा क्वेश्चन दब गया। हाँ, पहला ऑप्शन है अल्लाह रखा खां, बी ऑप्शन अली अकबर खां, सी ऑप्शन है अली खान, डी ऑप्शन है अली अमजद अली खान। तो 52 का यानी जो है सरोद वादक नहीं है, आपको बताना है। तो 52 का आंसर दीजिए। तो अल्लाह रखा खां तबला वादक है, यानी ये जो है गलत है। बाकी सारे जो हैं तबला जितने भी हैं ये सारे जो है सरोद वादक हैं। आगे क्वेश्चन नंबर लेते हैं 53। आपको आपके सामने जो है कुछ डांस है और कुछ स्थान हैं, उनको आपको बताना है कौन सा जो है नृत्य किस राज्य में किया जाता है, वो आपको बताना है। पहले बिहू है और घूमर है दूसरा स्थान, तीसरा स्थान है बिहू पहला लोक नृत्य है, दूसरा लोक नृत्य घूमर है, तीसरा लोक नृत्य भांगड़ा है, चौथा लोक नृत्य लावनी है, और पहला स्थान असम है, राजस्थान है, केरल है, महाराष्ट्र है। तो बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का है।
घूमर कहाँ का, अरे सॉरी नहीं, नहीं शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो बिहू कहाँ का है, असम का है 53 ना। और घूमर कहाँ का है, घूमर राजस्थान का है। और लगान मूवी आपने अगर देखी होगी, घूमर घूमर आए और बदला, हाँ, तो ये घूमर जो है राजस्थान का है। भांगड़ा कहाँ का है, भांगड़ा जो है ये गलत है, भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है, यानी ये 53 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सॉरी तीसरा गलत है। लावनी महाराष्ट्र का, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन यानी केवल बी, केवल तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है मेनका गांधी, दूसरा ऑप्शन नाथूराम गोडसे, सी ऑप्शन है राहुल गांधी, और डी ऑप्शन है तुषार गांधी। तो 54 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। लेट्स किल गांधी के लेखक कौन है, तो इसके तुषार गांधी लेखक है, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। 54 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, विश्व अभियंता दिवस किसकी जयंती को मनाते हैं, ये आपको बताना। विश्व अभियंता दिवस किसकी जयंती को मनाते हैं। पहला ऑप्शन है विश्व अभियंता दिवस 55 किसकी जन्म दिवस पर मनाते हैं। पहला ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, श्री प्रभाकर सिंह, M विश्वेश्वरैया, लाल बहादुर शास्त्री। तो 55 का आंसर दीजिए। तो M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर अभियंता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था। महिलाओं के लिए जो खेल ओलंपिक में शुरू किया गया था, पहला गेम कौन था, आपको बताना है। पहला है जिम्नास्टिक, बी ऑप्शन है वॉलीबॉल, सी ऑप्शन है गोल्फ, डी ऑप्शन है बैडमिंटन। तो 56 का आंसर दीजिए। तो गोल्फ हो जाएगा। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था, गोल्फ था। 57 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित किया गया। तो जो इस संस्थान पहले स्थापित किया गया वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन IIT मुंबई, तीसरा ऑप्शन IIT रुड़की, और चौथा ऑप्शन है IIT कानपुर। तो 57 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो IIT रुड़की, यानी 57 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे वो कौन से पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन नेल्सन मंडेला, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, शेख मुजीबुर रहमान, मदर टेरेसा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 58 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो नेल्सन मंडेला हैं, इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भारतीय नहीं है। और वो जो है अब्दुल खान गफ्फार के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम विदेशी कौन थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। तो अब्दुल खान गफ्फार खान हैं जो कि भारत रत्न प्राप्त किया था। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है, ये आपको बताना। इंडिया विंग्स फ्रीडम, पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन है कुलदीप नैयर, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन इंदिरा गांधी। तो 59 का आंसर दीजिए। 59 का आंसर तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है इंडिया विंग्स फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। और एक दो पुस्तक का आप भी नाम कमेंट में लिखिएगा। APJ अब्दुल कलाम की जो कुछ पुस्तकें हैं उनका एक दो पुस्तकों के नाम आप ज़रूर लिखिएगा। और ये बताइएगा जो हमारे जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये किस क्रम के राष्ट्रपति थे, ये क्रम भी आप बताइएगा कमेंट में, किस क्रम के राष्ट्रपति थे हमारे। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला जिम्नास्टिक है, पहला ऑप्शन जिम्नास्टिक, दूसरा ऑप्शन कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन। तो बताइए अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है। 60 का आंसर दीजिए। तो अभिनव बिंद्रा जो है गोल्ड मेडल लेकर के आए थे ये ओलंपिक में, और ये निशानेबाजी से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों। अभी ये पार्ट 1 में 60 ही क्वेश्चन हैं
आगे पार्ट 2 में मैथ रीजनिंग है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई सजेशन है, वेलकम है आपका, बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।